डब्ल्यूसी प्रेजेंट्स इंस्पायरेशनल टॉक्स और आज हमारे शो में है सुगुन रोटेला जो कि एक फ्रेंच ट्यूटर है और पेरेंटिंग कोच है। सो सुगुन प्लीज इज वेलकम इन आवर शो। Thank you so much, sir. Thank you so much for inviting me to your show. ओके। सो आप एक पेरेंटिंग कोच हैं, तो आज के दिन जो पेरेंट्स का रोल है बच्चे की ग्रोथ में, एजुकेशन में, जो उसकी सक्सेस तक, तो वो क्या इम्पोर्टेंट रोल्स है एज ए पेरेंट्स? बहुत ज़्यादा है, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा है बिकॉज एज अ पेरेंट कभी कभी हम थोड़ा सा बैक सीट ले लेते हैं कि बच्चा ही देखेगा सब कुछ, हम बच्चे पे ही छोड़ देते हैं, बच्चा ही देखेगा सब कुछ। लेकिन हमें अपना रोल पता होना बहुत ज़रूरी है। एक बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है आजकल के टाइम में। अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है तब भी बच्चे हमारे साथ एंगेज नहीं हो पाते, बच्चे हमारे साथ कनेक्ट नहीं कर पाते। और हम बहुत ज़्यादा लिबरल है तब भी हमें बच्चों के बारे में पता जी। नहीं होता। तो आजकल के टाइम के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि एक करेक्ट बैलेंस क्या है, कि हम बच्चे से कनेक्ट कर पाए। क्योंकि अब मैं टीचिंग इंडस्ट्री में हूँ तो रोज मुझे इतने सारे बच्चे मिलते हैं, इतने सारे पेरेंट्स मिलते हैं। जी। एंड आई फील उनमें ज्यादातर पेरेंट्स ऐसे हैं जो मिक्स है। कुछ है जो ऐसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं अपने बच्चों से कि एंड वो पूरे दिन मार्क्स के बारे में बात करते रहते हैं। जब उनसे बात करो तो वो पूरे मार्क्स के बारे में बात करते रहते हैं। और कुछ ऐसे हैं जिनको अपने बच्चों का सेक्शन तक नहीं पता। वो अपने बच्चों को लेने आते हैं तो उनसे पूछो कि आपके बच्चे कौन से सेक्शन में, आप कौन सी क्लास में लेने आ रहे हो, तो जी। उन्हें क्लास भी नहीं पता। जी। तो बहुत बहुत अजीब सा यू नो कंडीशन है पेरेंट्स की आजकल। एंड आई फील ओनली वन थिंग कैन सेव देम इफ दे हैव द लर्निंग एटीट्यूड। अगर उनके अंदर सीखने का जज्बा है कि आज के अकॉर्डिंग हम सीखे, वही चीज है जो उनको कनेक्ट कर पाएगी अपने बच्चों से। जी। मेजर ओके चैलेंज होते हैं वो कौन से मानते हो आप? मुझे लगता है सबसे ज्यादा आजकल के टाइम में एक स्क्रीन टाइम है। जो पेरेंट्स को लगता है कि हमारा बच्चा सारा टाइम स्क्रीन पे है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है आजकल पेरेंट्स के लिए। जी। चाहे बच्चा किसी भी एज का हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ये ज्यादातर पेरेंट्स का की कंप्लेंट्स है अपने बच्चों के लिए कि हमारा बच्चा ज्यादातर स्क्रीन पे रहता है। दूसरी चीज जो मुझे लगती है कि उनको लगता है कि उनका बच्चा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हमारी बातें सुनते नहीं है। जी। हम कुछ भी बोलते रहते हैं वो सुनते नहीं है, चाहे हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें। पर मुझे लगता है वो लोग भूल जाते हैं कि इन सारी चीजों का रूट कॉज क्या है। वो सारी चीजें घर से ही आती है। एंड थर्ड, आई विल से कि देयर आर लॉट ऑफ डिस्क्रिपेंसीज, मतलब बहुत सारी चीजें उनको, कितनी उनको अपने बच्चों के बारे में, स्पेशली जब बच्चा टीनेजर में जाता है, उनको अपने बच्चों के बारे में कुछ नहीं पता होता है। जी। और वो अपने बच्चों के बारे में ढूंढते रहते हैं, दोस्तों से पता करते रहते हैं या स्कूल की टीचर से पता करते रहते हैं। तो ये दो तीन, वैसे तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो पेरेंट्स आजकल फेस कर रहे हैं, लेकिन ये दो तीन है जो मैं अभी स्पेसिफाई करना चाहूंगी। जी। सुगुन, जैसे कि आपने अभी बताया है कि मेन जो फर्स्ट चैलेंज आपने बताया है कि बच्चा स्क्रीन पे रहता है, तो ये आज के दिन रियल प्रॉब्लम है कि हर पेरेंट्स की, कि उसका बच्चा मतलब फ़ोन यूज़ करता है, टैब यूज़ करता है, जो भी टेक्नोलॉजी का उसको दे रखा है। तो इसके लिए आप किसको दोषी मानती है? इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? पेरेंट रिस्पॉन्सिबल है या फिर वो बच्चा रिस्पॉन्सिबल है जो कि 24 घंटे उस स्क्रीन में घुसा हुआ है? तो इसके लिए मेजर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है, पेरेंट्स की है या फिर बच्चे की है? आप क्या कॉमन इश्यूज होते हैं पेरेंटिंग में वो क्या होते हैं, क्या मानती हैं कि ये कॉमन है और ये हर पेरेंट्स को फेस करने पड़ते हैं? वो कॉमन इश्यूज क्या हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? कॉमन इश्यूज तो यही है कि बच्चे सुनते नहीं है। ये वाला एक ऐसा कॉमन इशू है, ये आप 4 साल के बच्चे के पेरेंट्स से भी सुन सकते हो कि जी। बच्चा सुनता नहीं है। और ये आप 13 साल के पेरेंट्स से भी सुन सकते हो कि मैम बच्चा सुनता नहीं। ये एक ऐसा सेंटेंस है जो मैं रोज सुनती हूँ, जो पेरेंट आके मेरे पास रोज बोलते हैं कि मैम बच्चे सुनते नहीं है। बट द थिंग इज कि हमें ये समझना पड़ेगा कि वो सुनते क्यों नहीं है, ये प्रॉब्लम्स आ क्यों रही हैं। जी। हमें, मुझे लगता है उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात करनी चाहिए। हम ज़्यादातर अपना टाइम इसी में वेस्ट कर देते हैं
बच्चों के बारे में बोलने में, कि जी। बच्चे सुनते नहीं है मैम, बच्चे डिसरिस्पेक्ट करते हैं, ये सारे सेंटेंसेस मैं रोज सुनती हूँ, जी। डिसरिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन मुझे लगता है पेरेंट्स को आज के टाइम में थोड़ा सा सोल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए अब, कि जी। सुनते तो नहीं है पर वो सोल्यूशन क्या है उनकी, क्यों नहीं सुन रहे, थोड़ा सा अगर उस पर ध्यान देंगे तो चीजें इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं है। जी। पेरेंट्स के लिए जो पॉजिटिव पेरेंटिंग स्किल्स हैं, 5 ऐसी पॉजिटिव जो कि आप आज सिखाना चाहोगे, तो वो क्या रहेंगी? सबसे टॉप मोस्ट में मैं ये रखूंगी कि अपने बच्चे को टाइम दीजिए, जी। टाइम एज इन उसको सीखने का टाइम दीजिए, उसकी चीजें कवर करने का एक माइलस्टोन है। कोई बच्चा 3 साल में लिख पाता है, कोई बच्चा 4 साल में लिख पाता है। जी। उसको कंपेयर ना करिए किसी से भी कि क्लास के बाकी बच्चे कर पा रहे हैं। वो स्कूल का प्रेशर ना लीजिए कि अगर आपके बच्चे की नोटबुक्स में लिखा आ रहा है कि प्रैक्टिस मोर, नहीं कर पा रहा, तो उसको अपने पे मत लीजिए, उस बच्चे को थोड़ा सा टाइम दीजिए। जी। सेकेंडली, जब आप बच्चे को अपने सिखा रहे हैं स्टडी टाइम, जिसको कहते हैं स्टडी टाइम या लर्निंग टाइम, उस टाइम को कोशिश करिए कि आप फन बनाइए। फन एज इन उसको आपने चलते चलते ही सिखा दिया। अगर बच्चा बैठ नहीं पा रहा तो जरूरी नहीं है कि वो बैठ के ही आपके सामने 1 घंटा बैठेगा, 2 घंटे बैठेगा। आप बात करते करते भी उसे बहुत कुछ सिखा सकते हैं। अपने तरीके बदलने की जरूरत है बस। जी। ये बहुत जरूरी है कि हम ये देखें कि बच्चे के लिए कोई भी चीज प्रेशर वाली नहीं बन रही। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज कि बच्चे को, बच्चा जब 4 साल का होता है, 5 साल का, 6 साल का, ये एग्जाम एग्जाम के बारे में मैं स्पेशली बोलना चाहूंगी, क्योंकि मैं ये देख रही हूँ आए दिन बच्चों को इतना प्रेशर है इस वर्ड को लेके एग्जाम को। थोड़ा सा उनको समझाने की कोशिश करिए कि एग्जाम सिर्फ एक लर्निंग का तरीका है। आपने जो सीखा, आपने उसको पेपर पे लिख दिया, बस एक लर्निंग का है। कभी आपको कोई चीज अच्छे से समझ आएगी, कभी आपको कोई चीज नहीं समझ आएगी। 7 6 7 सब्जेक्ट होते हैं बच्चे के पास, जी। जरूरी नहीं कि उसको सारे 6 7 समझ आ रहे हैं। हो सकता है वो इंग्लिश में अच्छा हो, मैथ्स में अच्छा ना हो। तो उसकी एबिलिटीज, उसकी स्ट्रेंथ को जानने की कोशिश करिए और उस पर ज्यादा वर्क करिए। हम क्या करते हैं, अगर वो मैथ्स में अच्छा नहीं है, हमें दिख रहा है कि अच्छा नहीं है, उसके लिए प्रेशर हो रहा है, हम और प्रेशर देते जाते हैं, जी। जी। और प्रेशर देते जाते हैं एज अ पेरेंट कि मैथ्स ही करो, मैथ्स ही करो, मैथ्स ही करो। थोड़ा सा हमें इससे बाहर निकल के ये देखना है कि बच्चे की स्ट्रेंथ, बच्चा किसमें अच्छा है, और थोड़ा थोड़ा हमें उसे उस चीज में ग्रो करवाना है। जी। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं बोलना चाहूंगी, अपना क्वालिटी टाइम बच्चे के साथ जरूर रखें। जी। चाहे वो टाइम आधे घंटे का है, चाहे वो टाइम 1 घंटे का है, वो आपके शेड्यूल पे डिपेंड करेगा। जी। कोई पेरेंट पूरे दिन वर्किंग होते हैं तो उन वो आधा घंटा ही दे सकते हैं, बट दीजिए जरूर। और जब आप वो टाइम दे रहे हैं तो इंटेरोगेट करने की जगह, क्वेश्चन पूछने की जगह, हम हमारी कन्वर्सेशन कैसे होती है, अच्छा क्या करा, कितने मार्क्स हुए, टेस्ट कैसा था। हमारी कन्वर्सेशन जो होती है वो सारी क्वेश्चन के फॉर्म में होती है। उसको क्वेश्चन के फॉर्म में करने की जगह एक कन्वर्सेशन के फॉर्म में करो कि आपने अपनी बातें बताई, चाहे बच्चा किसी भी एज का हो, आपने अपनी बातें बताई, आपने जो करा पूरे जी। दिन में, बच्चे ने अपनी बातें बताई, वो अपने आप बताएगा। लेकिन जब आप क्वेश्चन 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 पूछते रहोगे तो वो टाइम ऐसा होता है जब बच्चे इरिटेट हो जाते हैं, जब बच्चे परेशान हो जाते हैं जी। कि सारा टाइम मम्मा क्वेश्चन ही पूछती जाती है। जी। जब वो एग्जाम देके घर जा रहे हैं तो हम उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन का टाइम भी नहीं देते, हम सीधा क्वेश्चन पेपर के बारे में पूछना शुरू कर देते हैं, एकदम से क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। जी। थोड़ा सा उनको रिलैक्सेशन का टाइम दीजिए। ये सारी चीजें मैं समाप्त करना चाहूंगी। जी। सुकून, एक मेन प्रॉब्लम क्या होती है जो मैंने अपने आसपास में एक चीज़ देखी है कि मतलब पेरेंट्स बिहेव करते हैं कि बेसिकली मैं हरियाणा से हूँ। तो हरियाणा में क्या होता है कि जो फादर होते हैं, जो बाप होता है, तो वो जनरली इस तरीके से बात नहीं करता। वो उसका बात करने का जो एटीट्यूड होता है ना, वो ही अलग होता है, डिफरेंट वे में टोटली। तो 80 to 90% जो पेरेंट्स होते हैं वो इस तरीके से बात करते हैं, मतलब फादर्स।
स्पेशली, तो वो इस तरीके से बात करते हैं कि आगे चलकर जो उनके बच्चे होते हैं कहीं ना कहीं आगे चल के उनके बीच में एक कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो जाती है। जैसे ही बच्चा फिर समझदार होता है या फिर वो मैच्योर होता है तो उस लेवल पे आने के बाद वो अपने मतलब अ, पापा से कभी भी मतलब इस तरीके से उनकी कन्वर्सेशंस नहीं होती, वो बातचीत नहीं कर पाते। और ना ही मतलब कोई कुछ भी बात हो या डिसीजन मेकिंग हो, ना अपने उसमें इन्वॉल्व करते हैं। और मतलब एक प्रकार से आप ये कह सकते हो कि दूरियां बन जाती है, डिस्टेंस, रास्ते अलग हो जाते हैं। तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, फादर की है या उन बच्चे की है, या फिर इसके मान लो चलो जो चीज़ें पीछे हो गई है तो उसका क्या सॉल्यूशन है, क्या बेटर सॉल्यूशन हो सकता है कि आज फिर से वो मतलब उन चीज़ों को सोल्व कर सके और एक अच्छी लाइफ जी सके आगे। काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं ये स्पेशली। मैं तो समझ सकती हूँ, आप अभी हरियाणा का बता रहे हैं, बट यहाँ मैं दिल्ली में हूँ, तो दिल्ली में भी ऐसी बहुत सारी फैमिलीज हैं। मैं समझ सकती हूँ कि वो गैप आ जाता है। वो गैप कहीं ना कहीं इसीलिए आता है क्योंकि हमने ना कोई बाउंड्रीज, कोई ना कोई रूल ऐसे सेट नहीं कर रखे होते कि हम जब फॉर एग्जाम्पल हम खाना खाएंगे तो पूरा परिवार साथ बैठ के जी खाएगा, हम अपनी अपनी बात करेंगे। हमने ऐसा कुछ सेट नहीं कर रखा होता। तो आने वाले टाइम के लिए जो पिछला चलता आ रहा है वो तो चलता आ रहा है, बट जी मैं आगे की जनरेशन को भी तभी मैंने ये वाला काम करना शुरू करा ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को ना इस चीज के बारे में एजुकेट कर पाऊँ। क्योंकि हम अगर छोटे लेवल पे काम नहीं करते ना, बचपन से हम थोड़े से रूल्स नहीं बनाते या थोड़ा सा एक फैमिली जैसा हम बिहेव नहीं करते, तो आगे आगे जाके वो चाहे कोई भी स्टेट हो, वो होना यही है कि आप कम से कम बात करोगे अपने पेरेंट्स से। जी वो गैप आएगा ही आएगा चाहे हम किसी भी जगह पे हैं। जी तो मैंने तभी ये सारी चीजें शुरू करी है ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को एजुकेट कर पाऊँ। और रही बात वो कि जो पहले से चलता आ रहा है, हम कोशिश करें कि वो पूरा बदल जाए, जी वो तो नहीं हो सकता। वी हैव टू हैव, हमें रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखनी है अपनी। जी हम वो नहीं कर सकते, बट हम ये जरूर कर सकते हैं कि हम सीख सकते हैं। जी हम सीख सकते हैं ताकि हमारे आगे वाली जनरेशन वो चीज़ें फेस ना करें। अच्छे से हमारे साथ बॉन्ड कर पाए, जी अच्छे से हमारे साथ बॉन्ड कर पाए। जो चीजें हमें हमने शायद नहीं देखी, बट आने वाली जनरेशन को या हमारे आसपास जितने बच्चे हैं या जितने जितने लोग हैं, हम उनको बता पाए जी कि हमें कैसा माहौल क्रिएट करें जिससे सबकी बॉन्डिंग बनी रहे, जी ताकि हमें प्रॉब्लम्स ना आए। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इसमें बहुत बड़ी है। क्यों मैं ये मानती हूँ, बिकॉज मैंने नहीं अपने बच्चे के साथ भी देखा है। दिस इज एन एग्जाम्पल जो मैंने अपने बच्चे के साथ भी देखा है। अगर मैं ही पूरे दिन फोन में रहूंगी तो मैं उससे उम्मीद नहीं कर सकती कि वो ना फोन देखे, जी बिल्कुल। वो फोन पे ना रहे। हम्म। तो कहीं ना कहीं अगर मुझे उसको एक राइट डायरेक्शन देना, मैं चाहती हूँ कि उसके फोन की यूसेज लिमिट लिमिट में रहे, तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं मुझे भी उसको वो एग्जाम्पल दिखाना पड़ेगा। हम्म। कहीं ना कहीं मुझे भी उसको दिखाना पड़ेगा। जैसे रात को अब हमने टाइम ये डिसाइड करा हुआ है कि आफ्टर 8 हम फोन नहीं देखेंगे। मैं भी अपना फोन कबर्ड में रख देती हूँ हम्म। कि 8 के बाद मैं फोन नहीं देखूंगी। तो उसको भी दिख रहा है कि नहीं देख रही मम्मा। तो जी उससे एक एग्जाम्पल सेट होता है। जिन पेरेंट्स ने कोई एग्जाम्पल नहीं सेट कर रखा तो वो खुद पूरे टाइम फोन पे रहते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी, मतलब पेशेंस लेवल पेरेंट्स के थोड़े से कम हो गए हैं। वो जी कहीं पे भी जाएंगे, एक डॉक्टर के पास भी जाएंगे, डॉक्टर की वेटिंग लिस्ट चल रही है, बच्चे को लेके गए हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर की वेटिंग लिस्ट चल रही है, तो बच्चे घूम रहे हैं और वो अपना फोन देख रहे हैं। तो वो ऐसी कोई भी जगह मिस नहीं कर रहे जहाँ पे वो अपना फोन ना देख रहे हो। जी तो कुछ चीजें हमें भी अपने 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 ना लाइफ में लानी पड़ेंगी, कुछ डिसिप्लिन हमें भी अपनी लाइफ में लाने पड़ेंगे कि हम बाहर बच्चे के साथ जा रहे हैं तो हम फोन नहीं देख रहे, बच्चे के साथ ही है हम। जी अगर हम अपने शेड्यूल में ये चीजें डालेंगे तो बच्चे में वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो जी कहीं ना कहीं हाँ, पेरेंट्स का रोल बहुत बड़ा है इन चीजों में। हम जी ना करें और हम बच्चों से एक्सपेक्ट करें कि वो टीवी ना देखें, तो ऐसा नहीं हो सकता, जी ऐसा बिल्कुल। पॉसिबल नहीं है। जब हम कॉलेज लाइफ में थे तो हमारे जो एक टीचर थे वो ये एक बात बोलते थे कि आप मतलब एज ए पेरेंटिंग में आप बता रहे हो तो उस चीज़ के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप शराब पीते हो और आप ये एक्सपेक्ट करते हो अपने बच्चे से कि वो चाय तक ना पिए, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं आपको ही सुधार करना पड़ेगा, जैसे आपने अभी बताया। तो सुधार करना। मेरा अगला क्वेश्चन ये है सुगुन कि सबसे हार्डेस्ट स्टेज क्या है पेरेंटिंग की?
जहाँ पे पेरेंट्स को सबसे मुश्किल लगता है कि पेरेंटिंग करना। सबसे मुश्किल मुझे लगता है क्योंकि ना मेरे मेरा बच्चा तो टॉडलर है, मेरा बच्चा छोटा है, बट स्कूल में मैं टीनेजर से सराउंडेड हूँ। जी। मैं जिस क्लास की टीचर हूँ वो सारा टीनेजर ग्रुप है, 13-14 ईयर्स। मुझे लगता है टॉडलर एज में तो हम बच्चे को जैसे मर्जी इंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, बच्चे सुन लेते हैं। फिर थोड़े से आगे बढ़ते हैं मिड स्कूलर्स में, थोड़े से 6-7 ग्रेड में होते हैं तब भी सुन लेते हैं। लेकिन सबसे हार्डेस्ट स्टेज जो मुझे लगती है वो लगती है मुझे टीनेजर वाली। जी। क्योंकि मैं फिर अपने आसपास ये चीज देख रही हूँ, टीनेजर एक ऐसा लेवल आ जाता है जब इतनी ज्यादा इतने ज्यादा क्लैशेस हैं पेरेंट्स और बच्चों के बीच में कि पेरेंट्स अपनी चीजें बताते हैं और बच्चा अपनी चीजें बताता है, और उसको कनेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि पेरेंट्स को लगता है हम सही हैं, बच्चा नहीं सुन रहा। बच्चों को लगता है हमारे हमारे माता पिता हमें नहीं समझ रहे, दे नॉट अंडरस्टैंडिंग अस। मैम हम तो कुछ भी कर लें उन्होंने समझना ही नहीं है, वो सारा टाइम हमें पढ़ाई के बारे में ही बोलते रहते हैं बस। जी। तो जो कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है वो मुझे टीनेजर ग्रुप पे लगती है। जी। एंड बट वो सब कुछ आता नीचे लेवल से ही है, टॉडलर लेवल से ही आता है सब